हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर या रियल सिचुएशन के बारे में। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था एसएचओ, ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं हम, जिसे आईआर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ओके, उसमें हमने अब तक आइडियल केस पढ़ी, वो था एसएचओ का। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं रियल केस एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में। ओके, रियल केस के रूप में हम मॉलिक्यूल को क्या देखते हैं? एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। एक मॉलिक्यूल को एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में कंसिडर करते हुए हम आगे की जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है उसको स्टडी करेंगे। एसएचओ में हमने पढ़ा था कि जो सिंगल लाइन होती है स्पेक्ट्रा की, सिंगल लाइन, राइट, वो कहाँ पे मिलती है? उसकी एनर्जी क्या होती है? सिंगल लाइन की एनर्जी वहां पे हमने देखी थी एच न्यू मिलती है, राइट। यहाँ पे जो AHO है यानी कि एनहार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसमें जो आपको आईआर स्पेक्ट्रम मिलता है, ये बहुत सारी लाइंस से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एक तो होता है आपका फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, ठीक है, जो कि इंटेंस होता है। फंडामेंटल बैंड आपका इंटेंस होता है, और इसके अलावा जो है कुछ वीक बैंड्स होते हैं, फ्यू वीक बैंड होते हैं, राइट, वो मिलते हैं। और वीक बैंड यहाँ पे कौन से हो सकते हैं? ओवरटोन, या फिर आप जो है इसे कॉम्बिनेशन बैंड भी कहते हैं, ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड। ओके, अब हम देखते हैं कि जो एसएचओ का केस था उसमें जो सिलेक्शन रूल था, हमने पढ़ा कि सिलेक्शन रूल वहां पे हमने पढ़ा डेल एन इज इक्वल टू ±1 होता है। बट एएचओ के केस में जो सिलेक्शन रूल है, रूल does not strictly follow what? डेल n इज इक्वल टू ±1, ठीक है, यानी कि डेल n इज इक्वल टू ± है, सिलेक्शन रूल है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि एनहार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि एक रियल सिचुएशन है, उसमें देखें तो एक मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलके बना हुआ है, हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। रियल सिचुएशन कहती है कि इस दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, इनकी एनर्जी जो है बहुत ही हाई हो जाती है। क्या? इनकी एनर्जी वाइब्रेशन के दौरान बहुत ही हाई होती है, ठीक है। और ये इतनी हाई होती है कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों एटम है, वो एक दूसरे से जो है वो दूर हटना शुरू होते हैं। क्या? दूर हटना शुरू होते हैं, और मैक्सिमम एन पर यानी कि एन मैक्स पर जो है वो डिसोसिएशन हो जाता है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम एन पर आपका जो क्या कहते हैं इसे, मॉलिक्यूल होगा या एटम हो, मॉलिक्यूल जो होगा वो दो एटम्स में टूट जाएगा। ओके, डिसोसिएट हो जाएगा AHO के केस में, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं? डिसोसिएशन एनर्जी लिमिट कहते हैं। ओके, AHO के केस में जहां पर एक मॉलिक्यूल आपका दो एटम्स में टूट जाता है, वो एनर्जी कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे पूरा कि यहाँ पे जो इनिशियली n इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, ये यहाँ पे जब कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है, तो n मैक्स पर मॉलिक्यूल यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है दो एटम्स में। ओके, ये हाईएस्ट एनर्जी पर होता है, हाईएस्ट n पर। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि एसएचओ के केस में हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल कर्व मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व
कर्व जो मिलता है SHO के केस में, ठीक है, वो कैसा मिलता है हमने पढ़ा था, वो आपको पैराबोला मिलता है। क्या मिलता है? पैराबोला कर्व। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, इस तरह का कर्व मिलता है, ठीक है। जबकि AHO के केस में आपको कर्व जो है वो कुछ इस तरह का मिलेगा। देखो, एक मिनट, ये SHO का था। AHO के केस में आपको जो कर्व मिलता है यहाँ पे, वो कुछ इस तरीके का कर्व होता है। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो ये पोजीशन है, राइट, ये है आपका N मैक्स। ये जो है वो ग्राउंड स्टेट है। धीरे धीरे जो है ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस कम होता जाता है। जैसे जैसे N का वैल्यू बढ़ता जाता है, वैसे वैसे AHO के केस में ये डिफरेंस कम होता जाता है, ठीक है। और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, और एक ऐसी पोजीशन आई, यानी कि N मैक्स आया, जहां पे डिफरेंस जो है एनर्जी लेवल्स के बीच में बिल्कुल ही कम हो गया। या फिर एक तरह से कहे कि N मैक्स पर एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड नहीं रहते, ये कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं। और इस तरह के कर्व को, AHO में इस तरह के कर्व को, पोटेंशियल एनर्जी कर्व को समझने के लिए पीडी मोर्स ने एक फॉर्मूला दिया जिसे मोर्स पोटेंशियल कहते हैं। फॉर्मूला दिया जिसे मोर्स पोटेंशियल कहते हैं। क्या है मोर्स पोटेंशियल? इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह है मोर्स पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, AX का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे जो A है ये कांस्टेंट आपका किसके बराबर है? A इज इक्वल टू √K2DE के बराबर है। ओके, ये किसने दिया? पीडी मोर्स ने दिया। फॉर रियलिस्टिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन के लिए लिख लेना सही से। वाइब्रेशनल मोशन के लिए क्या किया? पीडी मोर्स ने रियल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिया। जब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोशन होता है, वो क्या दिया पीडी मोर्स ने? DE कोष्टक 1 माइनस e⁻⁻A x का स्क्वायर, जहां पे ये जो A कांस्टेंट है आपका, वो किसके बराबर है? √K/2DE के बराबर है। यहाँ पे जो ये जो DE है वो क्या बताता है? ये यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ओके, कैसे? देखो, यहाँ पे जो ये पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये मेरा x है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो क्या लिखेंगे हम? DE, क्योंकि मॉलिक्यूल इनिशियली तो यहाँ पे मॉलिक्यूल था, पर इतनी हाईएस्ट एनर्जी प्राप्त करके ये दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है। इनिशियली तो ये इसी तरह से था, पर इस मॉलिक्यूल में इतने ज्यादा वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं कि उस वजह से ये बॉन्ड जो है वो टूट जाता है इतनी हाईएस्ट एनर्जी पर पहुंचकर, ठीक है, और हमें एटम्स मिलते हैं। तो ये क्या है? DE। ओके, और ग्राउंड स्टेट और nmax तक के बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर ये जो एनर्जी है, वो D नोट कहलाती है। ओके, DE अगर आप लिखना चाहे यहाँ पे, तो DE को हम लिखेंगे डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके, डिसोसिएशन एनर्जी फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये है D नोट
which is equal to which means dissociation energy from ground state. Okay, ground state इसे लिखो from equilibrium position, right? So dissociation energy from equilibrium position और dissociation energy from ground state. Okay, तो ये इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. चलो, ये हो गई बात. ये तो था इंट्रोडक्शन की AHO एक्चुअल में क्या है और ये किस तरीके से जो है SHO से डिफरेंट है. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि AHO के केस में जब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को AHO के रूप में लिया गया है, उस केस में जो एनर्जी लेवल्स होंगे उसकी एनर्जी किस तरह से एक्सप्रेस की जाएगी. तो एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर AHO, राइट? फाइन. फॉर्मूला है, जब हम SHO के लिए पढ़ रहे थे तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था HNu, राइट? अब जो है यहाँ पे हम करेक्शन करते हैं. ये रियल सिचुएशन है हमारी. हम करते हैं -n+12 HNu और XE. यहाँ पे जो ये XE है ना, इसे आप कहते हैं N हार्मोनिसिटी कांस्टेंट. N हार्मोनिसिटी कांस्टेंट. क्लियर है इतना? ठीक है. अब ये जो वैल्यू आएगी एनर्जी की, ये किस में मिलेगी आपको? जूल में मिलेगी. और इसे अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में लेना चाहते हैं तो HC से डिवाइड कर दो, सिंपल है, राइट? HCXE. इससे ये कैंसिल आउट हो गया. और ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये तो या तो न्यू बार के बराबर लिखते हैं, यहाँ हम ज्यादातर इसे ओमेगा E के बराबर लिखते हैं. ठीक है, तो एनर्जी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका? n+12 ओमेगा E माइनस n+12 स्क्वायर ओमेगा E XE. ये जो रिजल्ट आएगा एनर्जी का, ये कैसा आएगा? ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा रिजल्ट. क्लियर है? ठीक है, एक मिनट, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब एक एक करके हम एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर n इज इक्वल टू 0 रखा है तो एनर्जी क्या होगी? इस n की जगह आपको क्या पुट कर देना है? 0. इस n की जगह क्या पुट कर देना है? 0. तो आप पुट करोगे तो क्या आएगा? 0 तो एज इट इज प्लस में है, 0 माइनस, यहाँ पे भी 0 पुट किया, कुछ नहीं, पर यहाँ पे हाफ बचा और हाफ का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1/4 ओमेगा E XE. तो n नोट पर जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी तो इतनी है, राइट? n इज इक्वल टू 1 पुट कर दे अगर, तो क्या होगा? तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर एनर्जी आपकी होगी n1 इज इक्वल टू 1+2 ओमेगा E और ये हो जाएगा -1+2 स्क्वायर ओमेगा E XE. रिजल्ट क्या होगा? 3/2 ओमेगा E. आई होप इतना तो सबको आता है. ठीक है, और ये 3/2 होगा और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/4 ओमेगा E XE. इसी तरह से 3 के लिए करते हैं, सॉरी 2 के लिए. E2 इज इक्वल टू 2+12 ओमेगा E माइनस 2+12 स्क्वायर ओमेगा E XE. इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे E2 इज इक्वल टू 5/2 ओमेगा E माइनस 25/4 ओमेगा E XE, राइट? इसी तरह से अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ n इज इक्वल टू किसके लिए? 3 के लिए करो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालते हैं तो
7/2 ओमेगा ई माइनस ये हो जाएगा 49/4 ओमेगा ई एक्स ई, ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, इस तरह से आगे जैसे जैसे आप n की वैल्यू लिखते जाते हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलती जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एनर्जी के बीच में जो ये एनर्जी लेवल्स हमने लिए हैं इनके बीच क्या रिलेशन है, ओके, बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम जो है यहाँ पे लाइंस लेते हैं। लाइंस आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। फर्स्ट लाइन ली मान लो ये आपने, नेक्स्ट जो है सेकेंड लाइन ली, ये सेकेंड, उसके बाद मान लो ये थर्ड लाइन है, अच्छा सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें, राइट। नेक्स्ट जो है फोर्थ लाइन, यहां पे जो डिस्टेंस होता है बेसिकली वो घटता है। ठीक है, डिस्टेंस आपको घटता हुआ मिलेगा। ओके, चलो इतना काफी है। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 वगैरह के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, चलो n इज इक्वल टू जब 0 है तो वैल्यू क्या थी एनर्जी की, हाफ ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। n इज इक्वल टू 1 पुट किया था तब क्या थी 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई। जब आपने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आपको मिला यहाँ पे 5/2 ओमेगा ई माइनस 25/4 ओमेगा ई एक्स ई। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमें यहाँ पे मिला 7/2 ओमेगा ई माइनस 49/4 ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, तो इस तरह से आगे वैल्यूज पुट करने पर आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलती जाती है एनर्जी लेवल्स के लिए। अब मैं आपको कह रही हूँ कि जो AHO का केस होता है बेसिकली उसमें जो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे जो ये डिफरेंस होगा 0 से 1 जाने पर, जो 0 से 2 जाओगे तो क्या डिफरेंस होगा, 0 से 3 जाओगे, सॉरी 0 से नहीं 2 से 3 जाओगे तो, ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस कितना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, n1 माइनस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर एक तरह से कहे कि E1 में से E0 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस हाफ ओमेगा ई बाहर कॉमन आ जाता है और ये 9/4 माइनस 1/4। ठीक है, ये ओमेगा ई एक्स ई बाहर आ जाएगा तो इधर जो है क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया ना ये। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 1। आई होप इतनी कैलकुलेशन आपको आती है। ठीक है, और यहाँ पे 9 माइनस 1 कितना हुआ 8 और 8/4 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 ओमेगा ई एक्स ई करके बताओ, एक कर लेती हूँ बाकी आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाता है, यहाँ पे एलसीएम आ जाता है। ठीक है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और ये 1। इसी तरह से यहाँ पे जो 9/4 और माइनस 1/4 है इसके लिए आप 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और ये 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8/2 ये हो गया आपका, सॉरी 8/4 ये हो गया आपका 2। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंस हमें यहाँ पे मिल गया। तो पहला डिफरेंस जो है हमें कहाँ पे मिला है, वो मिला है ओमेगा ई 2 ओमेगा ई एक्स ई। आप बिल्कुल सारा एक एक डिफरेंस यहाँ पे लिखना 1 2 3 लगा करके। ठीक है, मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब हम क्या करें कि E2 माइनस E1 करें। ठीक है, E2 माइनस E1 यानी कि 5/2 माइनस 5/3 करें तो हमें यहाँ पे जो क्या मिलता है ओमेगा ई ही मिलता है। ओके, और 25 माइनस 9 करें,
चलो मैं लिख ही देती हूँ, 5/2 माइनस 3/2 ओमेगा ई माइनस 25/4 माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई। ओके, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा ई 25 माइनस 9 कितना हुआ 16, और 16/4 कितना हुआ, ये हो गया हमारा 4। तो इधर लिखेंगे हम 4 ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, सेकेंड केस में ये मिला हमें आंसर। थर्ड जो है हम लिखेंगे यहाँ पे 7/2 माइनस 5/2। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, फिर से ओमेगा ई ही मिलता है, और 49/4 सॉरी 1 मिनट 1 सेकेंड, इट्स ऑल राइट। टू और 2 राइट। ओके, 49/4 माइनस 25/4 ओमेगा ई एक्स ई। इसे आप सॉल्व करते हो तो फिर से आपको जो रिजल्ट है वो ओमेगा ई माइनस 49 माइनस 25 कितना हुआ 24/4, ये हो गया आपका 6 ओमेगा ई एक्स ई। तो ये हो गया 6 ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, तो इस तरह से आपको कहने का मतलब है यहाँ पे डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 ओमेगा ई एक्स ई, इधर से इधर जाओगे तो 4 ओमेगा ई 6 ओमेगा ई एक्स ई, और आगे बढ़ते हो ना यहाँ पे, ठीक है, तो 8 ओमेगा ई एक्स ई, और आगे बढ़ते, 1 मिनट क्या हो गया 1 सेकेंड, सॉरी राइट, ओमेगा ई माइनस 8 ओमेगा ई एक्स ई। ठीक, तो ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इनिशियली तो जो है सब में ओमेगा ई यहाँ पे कॉमन ही है राइट, पर इनमें से जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है माइनस होने वाली क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो इस ओमेगा ई से माइनस होने वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, इस वजह से दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है या स्पेसिंग है यहाँ पे घटती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो है हम इसे सम अप करते हैं, एक और देख लेते हैं सिलेक्शन रूल। ओके, क्लियर है इतना? तो हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने एनर्जी लेवल्स पढ़े हैं एएचओ के लिए, और एएचओ के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स की एनर्जी देखी है कि क्या क्या होती है। ठीक है, साथ ही हमने ये देखा है कि उन एनर्जी लेवल्स के बीच की स्पेसिंग जो है वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसी के लिए सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो सिलेक्शन रूल होता है बेसिकली वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, ये वाला डेल एन इज इक्वल टू +-1 स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। एएचओ के केस में आपको सिलेक्शन रूल जो है कुछ ये इस प्रकार का मिलता है, डेल एन इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह का आपको यहाँ पे सिलेक्शन रूल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का अगर सिलेक्शन रूल देखने को मिल रहा है तो उस केस में आप कैसे बताएंगे कि ट्रांजिशन कैसा होता है। तो ये मान लो n0 है, ये n1 है, ये n2 n3 n4, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्पेसिंग घटती जाती है, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, यहाँ पे जो ये +-1 है ये तो बताता है फंडामेंटल बैंड को, क्या फंडामेंटल बैंड, बैंड जो कि क्या होता है इंटेंस होता है, इंटेंस फंडामेंटल बैंड। ठीक है, ये क्या बताता है यहाँ पे, ये बताता है आपका फर्स्ट ओवरटोन जो कि वीक बैंड होता है, फर्स्ट ओवरटोन वीक बैंड होता है। ये क्या होता है यहाँ पे, ये आपका सेकंड ओवरटोन, ये भी एक तरह का क्या है
वीक बैंड है, ओवरटोन कहो या फिर कॉम्बिनेशन कहो, सेकेंड ओवरटोन, ये है आपका थर्ड ओवरटोन। ठीक है, इस तरह से जो है आपको ओवरटोन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे मिलते रहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन जो है यहाँ पे डिफरेंस वो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, ओवरटोन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी ओवरटोन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नाउ यहाँ पे जो जीरो से आपका फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है उसे तो आप क्या कह रहे थे, ये है हमारा फंडामेंटल बैंड। क्या है, पहला बैंड, फंडामेंटल बैंड, इंटेंस बैंड। ओके, अब अगर कहो आप कि नहीं, ट्रांजिशन अगर कहां से कहां हो रहा हो, जीरो से सीधा जो है वो फर्स्ट में ना होकर के 2 में हो रहा हो ट्रांजिशन, तो उस केस में ये क्या कहलाता है आपका फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहलाता है, फर्स्ट ओवरटोन। और उसके बाद भी कहे कि नहीं, अगर जीरो से सीधा सेकंड में भी ना होकर के थर्ड में अगर हो रहा है तो हम इसे कहते हैं सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। ठीक है, तो इस तरह के जो ट्रांजिशंस होते हैं उन्हें हम उनसे हमें जो है फंडामेंटल बैंड मिलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन मिल सकता है, सेकंड ओवरटोन मिल सकता है। तो एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम किसमें, रियल केस एसएचओ में, वो है कंसिस्ट ऑफ वन फंडामेंटल एंड सम वीक बैंड। ठीक है, सम वीक बैंड्स। क्लियर है इतना? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फंडामेंटल और ओवरटोन के अलावा भी हमारे पास एक बैंड होता है जिसे हम कहते हैं हॉट बैंड। हॉट बैंड बेसिकली क्या होता है, हॉट बैंड में हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर 1 से 2 में ट्रांजिशन हुआ है तो ये है आपका फर्स्ट हॉट बैंड, फर्स्ट हॉट बैंड, राइट। अगर 2 से 3 में ट्रांजिशन हुआ है तो हम इसे कहते हैं सेकेंड हॉट बैंड। ठीक है, इस तरह से अगर ट्रांजिशंस हो रहे तो हम उसे फर्स्ट हॉट बैंड, सेकेंड हॉट बैंड। जीरो से हो रहा है पहला ट्रांजिशन, 0 से 1 में हो रहा है तो उसे फंडामेंटल ट्रांस, और 0 से सीधा 2 या 3 में हो रहा है तो फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, और 1 से 2 में या फिर 2 से 3 में या फिर 3 से 4 में हो रहा है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हॉट बैंड। इस तरह से हम उसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो है एएचओ वाला केस जो है कंप्लीट होता है, रियल वाला केस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या फिर आईआर स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो रमन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे जो यूवी या विजिबल विजन में देखा जाता है। ओके, चलो आज की क्लास में इतना ही।